नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। और बिहार की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग बिहार स्पेशल के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पिछले कई सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं और जिनके आगे भी परीक्षाओं में पूछे आने की प्रबल संभावना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन होने वाला है। बिहार की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बिहार स्पेशल के हम लोग क्वेश्चंस को आज हम लोग करेंगे। और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप लोग सभी लोगों से निवेदन करूंगा, सेशन को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। बिहार की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग बिहार स्पेशल के क्वेश्चंस को करेंगे और ऐसे प्रश्नों को करेंगे जो कि बिहार की परीक्षाओं में पहले भी कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है? तो बिहार की पश्चिमी सीमा पर कौन सा राज्य स्थित है? नेपाल है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है या फिर झारखंड है? तो पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न आपके सामने है, कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित राज्य है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर? आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। बिहार राज्य की अगर हम लोग बात करेंगे तो बिहार राज्य की पश्चिमी सीमा पर उत्तर प्रदेश है, बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है और पूर्व में अगर हम लोग बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल है। याद रखिएगा, ठीक है। बिहार के अगर आपसे पश्चिम में पूछा जाएगा तो पश्चिम में आप कहोगे उत्तर प्रदेश है, पूर्व में पूछा जाएगा तो पूर्व में कहोगे पश्चिम बंगाल है, उत्तर में पूछा जाएगा तो आप कहोगे नेपाल है और दक्षिण में आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे झारखंड है। तो ये ध्यान रखिएगा। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो क्या आंसर कर दिएगा? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या सी, 94,163 वर्ग किलोमीटर। ये बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। भारत के अगर हम लोग बात करेंगे तो बिहार जो है तो ये पूरे भारत के कुल क्षेत्रफल के 2.86% पर फैला हुआ है और बिहार जो है तो ये भारत का 13वां सबसे बड़ा राज्य है। तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों के साथ सीमा बनाता था? तो अगर हम लोग जुलाई 2018 तक बात करेंगे तो पटना जो है वो बिहार के कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है? तो आप आंसर क्या करेंगे? आंसर कर देंगे 9 जिलों के साथ। ठीक है, कितने? तो 9 जिलों के साथ सीमा बनाता है और ये 9 जिले आप देख लीजिए कौन कौन से हैं। तो सारण है, वैशाली है, समस्तीपुर है, बेगूसराय है, लखीसराय है, नालंदा है, जहानाबाद है, भोजपुर है और अरवल है। एक बार फिर से आप लोगों को बता दे रहा हूं कि बिहार की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग बिहार स्पेशल के क्वेश्चंस को कर रहे हैं और ऐसे प्रश्नों को कर रहे हैं जो कि पहले कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी जिनकी पूछे जाने की संभावना बहुत अधिक है, जो कि बिहार की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, उन्हीं को हम लोग आज के सेशन में करने वाले हैं। तो सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिहार स्पेशल के क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे हैं। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो यहाँ पर कौन सा जिला है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? मधुबनी है, किशनगंज है, सीतामढ़ी है या फिर पूर्णिया है? तो क्या हो जाएगा? बिहार का कौन सा जिला है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो मधुबनी है, किशनगंज है, सीतामढ़ी है, पूर्णिया है। क्या आंसर हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, पूर्णिया। पूर्णिया जो है तो ये बिहार का एक ऐसा जिला है जो क्या कर रहा है, जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं कर रहा है। बाकी मधुबनी हो गया, किशनगंज हो गया, सीतामढ़ी हो गया, पश्चिमी चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, तो ये सब क्या कर रहे हैं? तो ये सब जो है, ठीक है, ये सब जो है वो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न हम लोग का है, अगला प्रश्न है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार एक नया राज्य कब बना? बताइएगा। तो बिहार की अगर हम लोग बात करेंगे तो एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार राज्य का गठन कब हुआ? 1911 में, 1912 में, 1936 में या फिर 2000 में? क्या हो जाएगा? तो आंसर कर देंगे ऑप्शन संख्या बी, 1912 में। ठीक है, 1912 में बिहार एक नया राज्य बना था। और अगर आपसे बिहार स्थापना दिवस पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? तो आप कहोगे 22 मार्च। 22 मार्च 1912 को बिहार एक नया राज्य बना था। याद रखिएगा। इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी पटना है। ठीक है, बिहार के उत्तर में अगर आपसे पूछा जाएगा तो उत्तर में आप कहोगे नेपाल है, पूर्व में कहा जाए तो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है और दक्षिण में झारखंड जो है ये स्थित है। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बिहार की दूसरी राजभाषा क्या है? बताइएगा। क्या हो जाएगा? तो उर्दू है, मैथिली है, भोजपुरी है, मगही है। बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है? क्या आंसर कर देंगे? उर्दू है, भोजपुरी है, मैथिली है या फिर मगही है? क्या हो जाएगा? तो आंसर कर देंगे दूसरी राजभाषा उर्दू है। उत्तर प्रदेश की पूछे
या फिर बिहार की पूछे, दोनों ही राज्यों की दूसरी राजभाषा जो है वो क्या है, तो वो उर्दू है, याद रखिएगा। ठीक है, तो बिहार में हिंदी भाषा शैक्षिक और आधिकारिक मामलों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है, जबकि 1981 में 1981, ये वर्ष याद रखेंगे, 1981 में, ठीक है, दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में उर्दू को दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, 1981 में सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में उर्दू को चुना गया। बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड एक नया राज्य कब बना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताएंगे क्या जाएगा। तो बिहार से अलग होकर के झारखंड एक नया राज्य किस वर्ष बना है, कब बना है, तो क्या हो जाएगा, तो आंसर कर देंगे आप ऑप्शन संख्या बी, नवंबर 2000 में। अगर आपसे डेट पूछ ले तो क्या करोगे, तो आप कहोगे 15 नवंबर। ठीक है, कितना करोगे, तो आप कहोगे 15 नवंबर को। ठीक है, कब, तो 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, बिहार से अलग होकर के झारखंड एक नया राज्य बनना है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर के झारखंड एक नया राज्य बन रहा है। झारखंड की राजधानी क्या है, तो आप कहोगे रांची है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, भागलपुर है, पटना है, कटिहार है, पूर्णिया है, तो बताइएगा क्या जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन सा शहर है जो बिहार के सबसे पूर्व में स्थित है, जल्दी से एक बार आप सभी लोग जल्दी से इस प्रश्न का आंसर करेंगे। और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को एक बार आप लोग अपने अपने स्तर पर शेयर कर दीजिए, और एक बार मैं भी अपने स्तर पर सेशन को शेयर कर देता हूँ, तब तक आप लोग इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से, तब तक आप लोग इस प्रश्न का आंसर मुझे फटाफट कर देंगे कि बिहार राज्य का सबसे पूर्वी भाग कौन सा है, बताइएगा। सबसे पूर्वी अगर हम लोग बात करेंगे तो बिहार राज्य का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। चलिए एक बार 1 मिनट का मुझे समय दीजिएगा, ताकि मैं अपने स्तर पर इन सारी चीज़ों को शेयर कर दूं, ताकि बाकी साथियों तक ये सेशन पहुंच सके। हम्म, चलिए चलिए, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो क्या कह रहा है, तो आपसे कह रहा है बिहार का सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, क्या है, तो भागलपुर है, पटना है, कटिहार या फिर पूर्णिया, तो क्या हो जाएगा, तो आंसर क्या कर दोगे, तो आंसर आप लोग क्या कर दोगे, चलिए जल्दी से बताएंगे, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, कटिहार है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो कटिहार आंसर कर दोगे। ठीक है, याद रखिएगा। देखो यहाँ पर आपको कुछ चीजें याद रखनी है जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कौन सा, तो कटिहार जिला है। ठीक है, कौन सा, तो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कौन सा, कटिहार जिला है। ठीक है, पटना बिहार की राजधानी है, जो कि सबको पता है। और सबसे पश्चिमी जिला अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो कैमूर है। सबसे उत्तरी जिला अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या कहोगे, पश्चिमी चंपारण है। और सबसे दक्षिणी जिला पूछा जाएगा तो आप क्या कहोगे, गया कहोगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य में कितने जिले हैं, 33 है, 38 है, 43 है, 23 है, बताइएगा क्या जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिहार में अगर हम लोग बात करेंगे तो बिहार राज्य में कितने जिले हैं, बताइएगा क्या जाएगा, आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, 38 जिले। कितने जिले हैं, तो बिहार में अगर हम लोग बात करेंगे तो कुल कितने, 38 जिले हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, अच्छा यहाँ पर और क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आप कहोगे पश्चिमी चंपारण, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा आपसे जिला पूछा जाएगा तो आप क्या कहोगे, शिवहर कहोगे। ठीक है, एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ, एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ कि हम लोग बिहार स्पेशल के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। और ये जो क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं ना, ये बिहार की किसी भी एक दिवसीय परीक्षा के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिहार में आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो ना, तो यहाँ से प्रश्न बनने ही बनने हैं। तो बिहार स्पेशल के क्वेश्चंस को हम लोग कर रहे हैं, आप लोग अपने स्तर पर एक बार शेयर जरूर कर दिए। बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या आपसे पूछा जाएगा तो आप कहोगे 243, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और विधान परिषद सदस्यों की संख्या पूछा जाएगा तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे 75 है। तो ये याद रखिएगा, तो विधानसभा सदस्य और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या याद रखेंगे। बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, तो बताएंगे क्या जाएगा। तो बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है, चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करेंगे क्या जाएगा। तो बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है, तो आप आंसर कर दोगे कितने, 9 है। ठीक है, कितने, तो 9 प्रमंडल है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है, बताइएगा क्या जाएगा। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन है, उदयन है, अशोक है, बिंबिसार है, या फिर महापद्मनंद है। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, बताइएगा क्या हो जाएगा। पाटलिपुत्र के आपसे संस्थापक पूछ रहा है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो आप कह दोगे उदयन है। ठीक है, कौन है, तो हर्यक वंश के संस्थापक हैं, अजातशत्रु के बेटे हैं। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने की थी।
और पुराणों और जैन ग्रंथों के अनुसार गंगा और सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना की का जो है उदयन के द्वारा की गई थी और इसे अपनी राजधानी बनाया गया था। साथ ही साथ याद रखिएगा उदयन जो है ये जैन धर्मावलंबी था। ठीक है, चलिए विश्व का जो है पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? क्या हो जाएगा? तो विश्व का पहला गणतंत्र जो है ये वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? क्या हो जाएगा? तो मौर्यों के द्वारा, नंदों के द्वारा, गुप्तों के द्वारा या फिर लिच्छवियों के द्वारा। क्या हो जाएगा? तो वैशाली अगर हम लोग बात करेंगे तो वज्जी वैशाली, ठीक है, वज्जी महाजनपद की राजधानी थी वैशाली और वैशाली में लिच्छवी लोग निवास करते थे और लिच्छवियों के द्वारा क्या हो रहा है? तो विश्व का पहला गणतंत्र जो है ये वैशाली में स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन संख्या डी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन है बिहार स्पेशल के लिए, बिहार की परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो विश्व का पहला जो गणतंत्र है वो वैशाली में लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की कौन सी पीढ़ी का है? बताइएगा क्या जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। तीसरी है, चतुर्थ है, पंचम है या फिर षष्ठम है? तो बताइएगा क्या जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलो जल्दी से सारे लोग आंसर करना, क्या जाएगा इस प्रश्न का? बोध गया में बोधि वृक्ष अगर हम लोग बात करेंगे तो अपने वंश की कौन सी पीढ़ी का है? तो बताइएगा क्या जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? बोध गया में बोधि वृक्ष जो है वो अपने वंश की कौन सी पीढ़ी का है? तीसरी है, चतुर्थ है, पंचम है या फिर षष्ठम है? देखो अगर आप गूगल पर ढूंढोगे ना तो गूगल पर क्या होगा, अगर आप गूगल पर इस क्वेश्चन को ढूंढोगे तो गूगल पर आपको ये चौथी पीढ़ी मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग आयोग की बात करेंगे तो आयोग ने क्या किया? तो आयोग ने इसको पांचवी पीढ़ी का माना है। तो आयोग ने जो माना है हम लोग वही मानेंगे। फिलहाल गूगल पर अगर आप इस क्वेश्चन को सर्च करोगे तो गूगल पर आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर मिलेगा वो चतुर्थ पीढ़ी में मिलेगा कि बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की चौथी पीढ़ी का। लेकिन फिलहाल आयोग ने यहाँ पर पांचवी माना है तो हम लोग पांचवी के साथ चलेंगे। ठीक है, बोध गया में बोध वृक्ष जो है वो अपने वंश की पांचवी पीढ़ी का वृक्ष है, याद रखिएगा, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा लगवाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और यहीं पर क्या हुआ था? यहीं पर बोधि वृक्ष के नीचे अगर हम लोग बात करेंगे तो भगवान बुद्ध को क्या हुई थी? तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, भगवान बुद्ध को कौन से? तो पीपल के वृक्ष के नीचे क्या हुआ था? तो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। और ज्ञान प्राप्ति होने के बाद इस पीपल के वृक्ष को क्या कहा गया? बोधि वृक्ष कहा जाने लगा। बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? 3 है, 4 है, 5 है, 6? बताइएगा क्या जाएगा? तो बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? तो इस प्रश्न का आंसर करेंगे। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा? बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? 3 है, 4 है, 5 है या फिर 6? तो क्या आंसर कर दोगे? 3 है। ठीक है, 3 कौन कौन से हैं? तो देखो अगर हम लोग पश्चिम की तरफ बात करेंगे तो पश्चिम की तरफ कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। नीचे दक्षिण की तरफ अगर हम लोग बात करेंगे तो झारखंड आपको देखने को मिलेगा। और पूर्व की तरफ अगर हम लोग बात करेंगे तो आपको वेस्ट बंगाल देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ आपको नेपाल देखने को मिलेगा, लेकिन नेपाल देश है, राज्य नहीं है। तो आप उसे राज्य पूछ रहा था, आप क्या कहोगे? तो उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है, क्या जाएगा? 3 हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए तो बिहार के पूर्व में आपको क्या हो जाएगा? तो पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड। तो कुल मिलाकर के टोटल कितने? तो 3 राज्य हैं जो बिहार के साथ सीमा बना रहे हैं। ठीक है, बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है, उसका कारण क्या है? बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो बिहार की 55% जनसंख्या जो है वो बहुत अधिक गरीबी में रहती है और उसका कारण क्या है ये आप लोगों से पूछा गया। बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों वर्तमान एवं संभाव्य दोनों का अभाव है। बिहार में अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है। बिहार की कृषि जलवायु दशाएं नितांत प्रतिकूलित हैं। या फिर अगर हम लोग बात करेंगे तो बिहार के पास कुल गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाओं एवं व्यापार अनुकूल वातावरण का अभाव है। तो इस प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है और कूट के आधार पर आंसर करना है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा भाई? इस प्रश्न का आंसर कर देंगे, क्या जाएगा? चलिए जल्दी से जाएगा। तो यहाँ पर कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है, तो बिहार की लगभग 55% जनसंख्या वो परम निर्धनता में रहती है। कारण क्या है? तो एक तो हो जाएगा ऑप्शन संख्या आपका दूसरा कि बिहार में प्रजनन दर अगर हम लोग बात करेंगे तो बहुत तेजी से बढ़ रही है। ठीक है, बिहार में अगर हम लोग बात करेंगे तो बिहार में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और उस जनसंख्या के अगर हम लोग रेशियो में बात करेंगे तो आय जो है, जो लोगों की आय है वो नहीं बढ़ रही है। जनसंख्या तो तेजी से बढ़ रही है लेकिन आय नहीं बढ़ रही है। तो एक तो ये बिहार में गरीबी का कारण है। दूसरा अगर हम लोग बात करेंगे क्या है, तो बिहार के पास अगर हम लोग बात करेंगे तो बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाओं तथा व्यापार अनुकूल वातावरण का अभाव है। और इसी कारण जो है क्या होता है, बिहार के जो लोग हैं वो बाहर रोजगार की तलाश में बाहर भागते हैं।
तो ये दो प्रमुख कारण है बिहार में गरीबी का। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो सी आंसर कर दोगे, 2 और 4 कर दोगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2 और 4 कर दोगे। अगर आप ये कह रहे हैं कि बिहार के पास प्राकृतिक संसाधनों का अभाव है तो ये गलत है। बिहार के पास प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में। दूसरा, अगर आप कह रहे हो कि बिहार की कृषि जलवायु दशाएं नितांत प्रतिकूल है, तो ऐसा नहीं है। बिहार में बड़े पैमाने पर खेती होती है ना। तो जो जलवायु है वो प्रतिकूल है, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो 2 और 4 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है, तो बताइएगा क्या जाएगा। तो बिहार का कौन सा, अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन सा न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है, तो गया है, शेखपुरा है, बक्सर है या फिर सारण है। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखिएगा। अगर आपसे बिहार का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला पूछा जाए तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि बिहार का जो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है वो कौन है, तो वो है शिवहर है। ठीक है, क्या है, तो बिहार का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जो जिला है वो क्या है, तो वो आप कहोगे शिवहर है। लेकिन क्योंकि अब शिवहर ऑप्शन में नहीं है, तो शिवहर के बाद न्यूनतम क्षेत्रफल किसका है, तो आप कहोगे अरवल का, और अरवल के बाद किसका, शेखपुरा का। तो यहाँ पर आपको ना तो शिवहर दिख रहा है ना तो अरवल दिख रहा है, तो फिर आप न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला किसे करोगे, शेखपुरा को करोगे। ध्यान रखिएगा। ठीक है, कभी भी आपसे पूछा जाए कि बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो आप क्या कहोगे, आप शिवहर कहोगे। शिवहर ऑप्शन में नहीं है तो फिर अरवल कहोगे, और अरवल ऑप्शन में नहीं है तो शेखपुरा कहोगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखो, चूंकि विकल्प में शिवहर व अरवल का अभाव है, अरवल नहीं है, तो हम लोग शेखपुरा न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला का चुनाव करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पूछ ले तो आप क्या कहोगे, तो आप पश्चिमी चंपारण कर दोगे। ठीक है, क्या कर दोगे, तो पश्चिमी चंपारण कर दोगे। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का कौन सा स्थान है, बताएंगे। दूसरा है, चतुर्थ है, 12वां है, 9वां है, बताइएगा क्या जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे, चलिए बताइएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का कौन सा स्थान है। देखिए, आयोग ने इस प्रश्न को पूछा था, लेकिन इस प्रश्न के कोई भी विकल्प सही नहीं थे, इसलिए यहाँ पर क्या कर दिया गया, इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे क्या कह रहा है, तो प्रश्न काल के दौरान क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का 12वां स्थान था। वर्तमान समय में बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा 13वां राज्य है, याद रखेंगे। ठीक है, क्या है, तो वर्तमान समय में अगर हम लोग बात करेंगे तो बिहार जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 13वां राज्य है। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत की कुल क्षेत्रफल के 2.86% पर फैला है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। झारखंड बिहार से अलग कब हुआ है, तो आज ही के सेशन में हम लोगों ने बात की थी कि झारखंड जो है तो ये बिहार से अलग कब हो रहा है, तो अभी आज ही के सेशन में हम लोगों ने बात की थी 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर 2000 को झारखंड जो है वो बिहार से अलग होकर के एक नया राज्य बन रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है, तो बौद्ध मठ है, देवदूतों की भूमि है, आर्य प्रदेश है या फिर हरियाली का प्रदेश है, क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो प्राचीन काल में जो ये बिहार है, तो यहाँ पर बौद्ध मठ बहुत ज्यादा थे, और बौद्ध मठों को विहार कहा जाता था, और उसी से इसका नाम विहार पड़ा, और फिर विहार से बगड़ जो है बिगड़ करके ये नाम क्या हो गया, बिहार हो गया। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे तो पहले प्राचीन काल में बिहार में बौद्ध मठ बहुत हुआ करते थे, और बौद्ध मठों को क्या कहा जाता था, बौद्ध मठों को कहा जाता था विहार कहा जाता था। ठीक है, क्या करते थे, तो विहार कहा जाता था। ठीक है, और इसी विहार से बिगड़ करके नया शब्द निकला, क्या हो गया, तो ये बिहार हो गया। ठीक है, विहार को क्या कहा जाने लगा, बिहार कहा जाने लगा, और ये बिहार हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है बिहार शब्द जो है ये विहार से बना है। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में क्या है, तो बौद्ध मठों की संख्या बहुत अधिक थी, और इसी कारण इसका नाम विहार पड़ा, और विहार से बिगड़ करके नाम क्या हो गया, बिहार पड़ गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो झारखंड जो है वो बिहार से अलग हो गया, और जब झारखंड बिहार से अलग हो गया तो बिहार के पास अब कुल कितने जिले बचे हैं, 37 बचे हैं, 65 बचे हैं, 60 बचे हैं या फिर 62 बचे हैं, तो क्या आंसर कर दोगे, तो 37 जिले। ठीक है, कितने, तो झारखंड जब बिहार से अलग हो गया तब बिहार के पास कुल कितने, तो 37 जिले बचे हैं, याद रखेंगे। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न जो आपका है, अगला जो प्रश्न आप लोगों का है, पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है, पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है, तो आप क्या कर दोगे, 57 कर दोगे। हालांकि इस प्रश्न पर बहुत अधिक ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ऐसे प्रश्न बहुत ही रेयर कंडीशन में कभी कभार पूछे जाते हैं, तो इस पर बहुत ज्यादा आप फोकस मत कीजिएगा। ठीक है,
चलिए, जहां पर महत्वपूर्ण होगा उनको मैं जरूर बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? उड़ीसा है, बिहार है, मध्य प्रदेश है या फिर पश्चिम बंगाल है? क्या हो जाएगा? तो कौन सा राज्य है, क्षेत्र है जो डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? तो आप आंसर क्या कर दोगे? तो आंसर कर दोगे बिहार को, ठीक है। क्या हो जाएगा? बिहार। डाक पिन कोड की व्यवस्था 15 अगस्त 1972 को की गई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डाक पिन कोड की व्यवस्था 15 अगस्त 1972 से लागू की गई थी। भारत में कुल कितने? भारत में कुल 9 पिन क्षेत्र हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है कि भारत में कुल कितने पिन क्षेत्र हैं? तो भारत में कुल 9 पिन क्षेत्र हैं, जिनमें पिन क्षेत्र 8 जो है ये किसको? तो ये बिहार और झारखंड को संदर्भित करता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बिहार के कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित हैं? रोहतास, औरंगाबाद, गया, भागलपुर, मधेपुरा, खगड़िया, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, इनमें से कोई नहीं। तो बिहार का मैप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पर कौन से जिले पड़ते हैं। हल्का सा भी आपको अंदेशा है ना, तो आप इस प्रश्न को सही कर ले जाओगे। अब आपको पता है गया, गया की अगर हम लोग बात करेंगे तो गया कहाँ पर? तो गया नीचे की तरफ है, ठीक है। कहाँ पर है? गया की अगर हम लोग बात करेंगे कहाँ पर है? तो गया नीचे की तरफ है। तो ये जो है ये पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बना ही नहीं सकता है। हम लोगों ने पश्चिम बंगाल के साथ किसकी बात की थी? हम लोगों ने बात की थी सबसे पूर्वी जो जिला है वो हम लोगों ने कटिहार की बात की थी। कटिहार आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो आंसर क्या कर दोगे? तो आंसर कर दोगे कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। हम लोगों ने बात की थी कि बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल है और सबसे पूर्वी जिला जो है कटिहार है। तो कटिहार आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, तो फिर कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। बिहार के कौन से 2 जिले हैं जो झारखंड से सीमा बनाते हैं? भोजपुर और जहानाबाद होगा, बेगूसराय और खगड़िया होगा, मुंगेर और गया होगा, सीवान और सारण होगा। तो सीवान और सारण आप जानते हो ये तो बीच में लगभग पड़ रहा है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो भोजपुर और जहानाबाद, ठीक है, बेगूसराय और खगड़िया और मुंगेर और गया। तो गया जो है वो दक्षिण में है, ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो गया जो है वो दक्षिण में है, ठीक है। तो गया तो हो जाएगा। चलो यहाँ पर देखें भाई क्या आ जाएगा? तो इस प्रश्न की भी अगर हम लोग बात करेंगे तो इस प्रश्न में भी कुछ गड़बड़ी है, कुछ डाउट है, ठीक है। झारखंड के साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो झारखंड के साथ बिहार के 8 जिले सीमा बना रहे हैं, ठीक है। कितने सीमे? तो झारखंड के साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो बिहार के कितने? 8 जिले सीमा बना रहे हैं। कौन कौन से हैं? तो रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, बांका है, भागलपुर है, कटिहार है, ठीक है। 8 जिले हैं जो क्या कर रहे हैं? जो झारखंड के साथ सीमा बना रहे हैं। ऑप्शन में आपको क्या दिया गया था? ऑप्शन में आपको गया दिया गया था और क्या दिया गया था? गया दिया गया था और मुंगेर दिया गया था। तो मुंगेर यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर यही गड़बड़ी हो रही थी। तो उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के 8 जिले तथा पश्चिम बंगाल के साथ अगर हम लोग बात करेंगे तो बिहार के 3 जिले। उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के 8 जिले सीमा बनाते हैं तथा पश्चिम बंगाल के साथ अगर हम लोग बात करेंगे 3 जिले सीमा बनाते हैं। बिहार के निम्न जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पटना है, गया है, दरभंगा है या फिर समस्तीपुर है? तो दिए गए विकल्पों में अगर हम लोग बात करेंगे तो बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो पटना है, गया है, दरभंगा या फिर समस्तीपुर। तो क्या हो जाएगा? तो गया कर दोगे, ठीक है। क्या कर दोगे? तो गया कर दोगे। दिए गए विकल्प में गया जो है ये सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। पट अंचल अवस्थित है कहाँ पर? बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या फिर मेघालय में? पट अंचल अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा? तो पट अंचल जो है तो ये झारखंड में स्थित है, ठीक है। क्या है? तो पट अंचल जो है ये झारखंड के छोटा नागपुर के पठारी प्रदेश में स्थित है, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो पट अंचल जो है ये झारखंड के छोटा नागपुर की पठारी क्षेत्र में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा। बिहार में पागलखाना कहाँ पर स्थित? बताओ भाई। धनबाद में, नालंदा में, पटना में या फिर रांची में? देखो कई सारे ऐसे प्रश्न पूछे गए ना, कई सारे ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं जिनमें आयोग खुद गलतियां किया है और बाद में इन प्रश्नों को कैंसिल करना पड़ा है। जैसे कि ये प्रश्न भी बाद में कैंसिल करना पड़ा है। तो बिहार में आपसे पूछ रहा है पागलखाना कहाँ पर स्थित है? धनबाद में, नालंदा में, पटना में या फिर रांची में? तो पहले बिहार में हुआ करता था, लेकिन बाद में क्या हो गया? अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रश्न काल के समय जब ये प्रश्न पूछा गया था तब ये जो पागलखाना था ये कहाँ पर? तो ये रांची झारखंड में चला गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो यहाँ पर एक भी विकल्प सही नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। प्रश्नकाल के समय रांची जो कि अब झारखंड में मानसिक रोग अनुसंधान संस्थान स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सबसे बड़ा नगर कौन सा है? धनबाद है, गया है, पटना है या फिर रांची है? सबसे बड़ा नगर कौन सा है? क्या हो जाएगा? तो सबसे बड़ा नगर कौन सा कर दोगे? तो आप आंसर कर दोगे पटना, जो कि बिहार की राजधानी है, सबसे बड़ा नगर है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा? तो सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बिहार में जनसंख्या के आधार पर हम लोग बात करेंगे तो पटना जो है ये क्या है? तो ये सबसे बड़ा नगर है,
ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद आपका जमशेदपुर है, और जमशेदपुर अगर आपसे पूछ ले कौन सी रेखा, कौन सी नदी के किनारे है, तो क्या कहोगे, तो आप कहोगे स्वर्ण रेखा नदी। जमशेदपुर, जिसे टाटा नगरी, स्टील नगरी भी कहते हैं, ये कौन सी, तो ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे जमशेदपुर। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो आपके सामने है, अगला प्रश्न, सन 1995 की समाप्ति पर बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी थी। ये बहुत ही पुराना प्रश्न है, तो ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर जो है वो 55 है। ठीक है, लेकिन ये बहुत ही पुराना प्रश्न है, तो ये इतना पुराना प्रश्न आपसे नहीं पूछा जाएगा। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का बताएगा, क्या हो जाएगा, लगभग 170,000 वर्ग किलोमीटर, लगभग 172,000 वर्ग किलोमीटर, लगभग 174,000 वर्ग किलोमीटर, या फिर 178,000 वर्ग किलोमीटर। क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे लगभग 174,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों का सही अवरोही क्रम आपको बताना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम लोग बात करेंगे तो राज्यों का अवरोही क्रम आपको बताना है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो राज्य होगा वो कौन होगा, तो वो आप कहोगे राजस्थान होगा। ठीक है, कौन है, तो राजस्थान है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे कौन है, तो मध्य प्रदेश है। इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे क्या है, तो इसके बाद मध्य प्रदेश के बाद क्या हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश के बाद आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। और चौथा जो सबसे बड़ा राज्य होगा वो कौन होगा, यूपी होगा। ठीक है, राजस्थान सबसे पहले, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर और उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पर विकल्प में अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, तो देखो आपको राजस्थान नहीं दिया है, तो राजस्थान नहीं दिया है, तो राजस्थान के बाद क्या होगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का मतलब क्या है, मध्य प्रदेश का मतलब है 3 नंबर। ठीक है, क्या है, मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, और फिर उत्तर प्रदेश। तो अब यहाँ पर राजस्थान दिया नहीं है, तो राजस्थान के बाद क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। तो 3 नंबर सबसे पहले होगा। फिर मध्य प्रदेश के बाद क्या हो जाएगा, तो मध्य प्रदेश के बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र आपको दिया नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा, तो उत्तर प्रदेश का नंबर आ जाएगा। तो 3 4, तो 3 4 आपको कहाँ पर, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, 3 4 1 2 ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर ये है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। बिहार राज्य निम्न में से किस देशांतर के बीच स्थित है, तो बिहार का आपसे पूछ रहा है, बिहार का देशांतरीय विस्तार आपसे पूछ रहा है, क्या आंसर कर देंगे, तो बिहार का जो देशांतरीय विस्तार है लगभग 84 डिग्री पूर्व से लेकर के 88 डिग्री पूर्व के बीच में, लगभग 84 डिग्री पूर्व से लेकर के 88 डिग्री पूर्व के बीच में बिहार का देशांतरीय विस्तार है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग अब बात करेंगे किससे, तो बिहार के इतिहास से हम लोग प्रश्नों को करने वाले हैं। ठीक है, बिहार स्पेशल की ये क्लास हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास है। यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न बिहार की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और आगे भी बिहार में जितनी भी परीक्षाएं होने वाली है उनमें यहाँ से प्रश्न बनने वाले हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, तो अभी तक अगर हम लोग बात करें तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, एक बार आपको दिखा देता हूं। तो हम लोग बिहार के अभी तक भौगोलिक विस्तार से प्रश्नों को कर रहे थे। ठीक है, बिहार के हम लोग सामान्य परिचय भौगोलिक विस्तार से प्रश्नों को कर रहे थे। अब हम लोग अगले चैप्टर पर चलेंगे, अगले टॉपिक पर चलेंगे। अगला टॉपिक जो है वो है क्या है, तो वो है बिहार का इतिहास है। तो अब हम लोग बिहार के इतिहास से भी कुछ प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, और हम लोग इसी तरीके से ना टॉपिक वाइज चलते चलेंगे। ठीक है, एक एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट करते चलेंगे, बिहार के इतिहास को पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। और बिहार में जितनी भी परीक्षाएं होती है ना, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिहार स्पेशल के प्रश्न। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस नगर के जेल में रखा गया था। 1942 में आपको पता है कि भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो रहा है, और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को किस जेल में रखा गया था, पटना, हजारीबाग, रांची, या फिर भागलपुर। तो क्या हो जाएगा, तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था, याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ पर, तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण जी को कहां पर, तो हजारीबाग जेल में कैद करके रखा गया था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहां पर हुआ है, पानीपत में, अमृतसर में, दिल्ली में, या फिर पटना में। तो सिखों के 10वें गुरु कौन है, तो 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, और इनका जन्म कहां पर, तो पटना में हो रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा। ठीक है, सिखों के गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी, इनका जन्म 22 दिसंबर 1666 को हो रहा है, कहां पर, तो बिहार के पटना में हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछा गया कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की, कब की, तो याद रखिएगा 10वें गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, और इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। सबसे अंत में कौन सी घटना घटी है, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक हो रहा है, अशोक का राज्याभिषेक हो रहा है, मेघस्थनीज का भारत आगमन हो रहा है, या फिर कलिंग की विजय हो रही है, क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे लास्ट में क्या होगा, देखो सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक होगा।
फिर इनके दरबार में क्या होगा, फिर इनके दरबार में मेघस्थनी जाएगा। तो सबसे पहले ए होगा, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, सी होगा। इनके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेघस्थनी जाता है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो अशोक का राज्याभिषेक होगा, अशोक राजा बनेगा। और फिर क्या करेगा, फिर वो कलिंग युद्ध करेगा, कलिंग विजय करेगा। तो सबसे बाद की घटना आपसे पूछ रहा है, सबसे बाद में क्या होगा, अशोक का कलिंग विजय होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए तो ये ध्यान रखिएगा। तो अशोक ने कलिंग विजय कब की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 261 ईसा पूर्व में। अशोक ने कलिंग विजय कब की थी, तो क्या कहोगे, तो आप कहोगे 261 ईसा पूर्व में हुई थी। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा, क्या हो जाएगा, तो आजाद दस्ता की अगर हम लोग बात करें तो आजाद दस्ता जो है, तो अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि जो ये आजाद दस्ता है इसका निर्माण किसने किया, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे जयप्रकाश नारायण ने। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया। ठीक है, क्या किया गया, तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया कि जो दस्ता है इसका निर्माण किसने किया, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे जयप्रकाश नारायण ने। और आजाद दस्ता बिहार के किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा, तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, कम तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा। और इसका गठन किसने किया है, तो जयप्रकाश नारायण ने किया है। ऑप्शन संख्या क्या आ जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्लियर है। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करें तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में नेपाल के राजा विलास जंगल में आजाद दस्ता का नामक संगठन का क्या किया गया, कार्यालय खोला गया था। तो दो चीजें आपसे महत्वपूर्ण पूछी जाती है, एक तो ये कि किस आंदोलन के समय, तो आप कहोगे भारत छोड़ो आंदोलन के समय, और किसने, तो जयप्रकाश नारायण ने। किसका, आजाद दस्ता का गठन किया था। ठीक है, याद रखिएगा। मगध के शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था, शीलभद्र था, विजय सेन थे, जीवक थे, मनु थे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मगध के राजा है बिंबिसार, और इनका राजवैद्य जो चिकित्सक था वो कौन था, तो आंसर कर दोगे जीवक था। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। मगध के राजा बिंबिसार का चिकित्सक कौन है, तो जीवक था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था, मलिक हुसामुद्दीन था, इब्न बख्तियार खिलजी था, इब्राहिम था, दरिया खान लुहानी था। क्या हो जाएगा, तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी हो जाएगा, इब्न बख्तियार खिलजी। और ये वही है जिसने क्या किया था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगवा दी थी। ठीक है, याद रखिएगा। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने में अगर आपसे पूछा जाए किसका हाथ है, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे बख्तियार खिलजी का है। ठीक है, किसका है, तो आप क्या कहोगे, तो आप कहोगे बख्तियार खिलजी का। ठीक है, याद रखिएगा। तो बिहार में तुर्क साम्राज्य या तुर्क सत्ता की स्थापना करने का श्रेय जो है इब्न बख्तियार खिलजी को जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, और चलिए ठीक है, यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिनको आप देख लीजिएगा। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, श्री कृष्ण सिंह थे, ब्रज किशोर प्रसाद थे, बीपी मंडल थे, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर एक से अधिक। आपको पता है बिहार की परीक्षाओं में 5 ऑप्शन दिया जाता है, और जो 5वां ऑप्शन होता है वो होता है इनमें से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। ठीक है, तो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, और क्योंकि ये पहले है बिहार से तो ये महत्वपूर्ण हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, तो ये आप कहोगे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हो जाएंगे। ठीक है, कौन हो जाएंगे, तो आप आंसर कर दोगे किसको, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार के पहले भारतीय गवर्नर थे। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, तो बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर जो है वो कौन है, तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, याद रखेंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा के संदर्भ में यहाँ पर एक चीज और आप याद रखेंगे। ठीक है, कि 1920 में इन्हें बिहार और उड़ीसा का गवर्नर नियुक्त किया गया था। ठीक है, क्या किया गया था, तो वर्ष 1920 में इन्हें बिहार और उड़ीसा का गवर्नर नियुक्त करने का काम किया जा रहा है, याद रखेंगे। ठीक है, और ब्रिटिश शासन के अंतर्गत इस पद पर आसीन होने वाले ये पहले व्यक्ति थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहले भारतीय थे। 1920 में इन्हें बिहार और उड़ीसा का गवर्नर नियुक्त किया जा रहा है, और ब्रिटिश शासन में इस पद पर नियुक्त होने वाले ये पहले भारतीय थे। ठीक है, बिहार का चौरी विद्रोह किस वर्ष हुआ है, 1832 में, 1842 में, 1874 में, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताएंगे क्या जाएगा। तो बिहार का चौरी विद्रोह कब हो रहा है, तो 1832, 1842, 1798 या फिर 1784 में, आपसे ये पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, 1798 में। बिहार का चौरी विद्रोह जो है ये 1798 में हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इस विद्रोह का संबंध किससे है, तो चुआड़ विद्रोह से है। ठीक है, किससे, तो चुआड़ विद्रोह से है। और वर्ष 1798 से 99 में दुर्जन सिंह और लाल सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह
अपने चरम पर था, जिसे ब्रिटिश सेना के द्वारा बाद में दबा दिया जाएगा। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से अलग किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। किस वर्ष अगर हम लोग बात करेंगे तो उड़ीसा को बिहार से अलग करने का काम किया गया? क्या आंसर हो जाएगा? आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या बी 1936 में। 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया, याद रखेंगे, ठीक है। तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा प्रांत को बिहार प्रांत से अलग करके एक नया राज्य बना दिया गया, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए बिहार एक अलग राज्य कब बना था, तो आप कहोगे 22 मार्च 1912 को बिहार एवं उड़ीसा प्रांत को बंगाल से अलग कर दिया गया था। बाद में क्या किया गया? बाद में उड़ीसा को भी अलग कर दिया गया। 15 नवंबर 2000 की बात करेंगे तो झारखंड को बिहार से अलग कर दिया गया, ठीक है। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? महावीर, गौतम बुद्ध, सिमंदर स्वामी या फिर पार्श्वनाथ स्वामी? तो अभी आज ही के सेशन में हम लोगों ने बात की तो बोध गया में गौतम बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध जो है तो इनको बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था और जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता जो है महामाया, उनका निधन हो गया और फिर गौतम बुद्ध का पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने अपना गृह त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण कहा गया। 29 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध ने अपना घर छोड़ दिया, जिसको बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। और 6 वर्षों तक ये क्या करते हैं? तो घोर तपस्या करते हैं और उसके बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना, जिसको पुनपुन नदी भी कहते हैं, के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान प्राप्त होने के बाद ये गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये सारी चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको याद रखेंगे। 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की? बताइएगा क्या जाएगा? तो 1913 में अगर हम लोग बात करेंगे तो 1913 में पटना में अनुशीलन समिति, अब कई सारे प्रश्न बन जाते हैं। एक तो आपसे ये वर्ष पूछ लेता कि अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई, दूसरा आपसे पूछ लेता कि बिहार में कहाँ पर हुई, तो पटना में हुई, 1913 में हुई। कौन सी समिति? अनुशीलन समिति। और इसकी स्थापना किसने की? रामानंद सिन्हा, सतीश झा, सचिंद्र नाथ सान्याल या फिर बिपिन छात्र? आंसर क्या आ जाएगा? तो आंसर कर दोगे सचिंद्र सान्याल ने, ठीक है। किसने? सचिंद्र नाथ सान्याल ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की थी, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग बस इतना ही प्रश्नों को करेंगे। हम लोग बिहार स्पेशल के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर रहे हैं और बिहार में आप किसी भी एक दिवसीय एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है बिहार स्पेशल के प्रश्न बनते हैं। तो हम लोग बिहार स्पेशल के प्रीवियस ईयर में जितने प्रश्न पूछे गए हैं बारी बारी से चैप्टर वाइज, उन सभी प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो एक आइडिया भी आपको लग जाएगा कि किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं और आपकी तैयारी भी हो जाएगी। तो उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और शेयर कर देंगे तो बाकी भाई बहनों तक भी ये सेशन पहुंच सकेगा। तो आज के सेशन में हम लोग बस इतना ही करेंगे। कल फिर से मिलेंगे इसी तरीके के बेहतरीन सेशन के साथ और इसके आगे की चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। जाने से पहले सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।